नमस्कार दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी कि ज्योग्राफी की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे ज्योग्राफी कितना डेवलपमेंट किया, कितना नहीं किया, कौन कौन सी स्ट्रीम उसके अंदर आई, कौन कौन सी स्ट्रीम नहीं आई। आज इसकी बात करते हैं। आज हम बात करते हैं शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। अक्सर आपने उन सभी लोगों के मुंह से जिन्होंने थोड़ा बहुत एजुकेशन के बारे में पढ़ा है या जिन्होंने जो 10वीं तक या 12वीं तक या जो नॉर्मल एजुकेशन भी, जिसने एलिमेंट्री एजुकेशन भी ली है, वो भी अक्सर यही बात बोलता है कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। तो ये है क्या, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कहाँ से ये शुरू हुआ, एंशिएंट इरा के अंदर, एंशिएंट पीरियड के अंदर हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वर्तमान में कैसा है। दोस्तों ये जो वीडियो है, ये जो एक सीरीज है जो एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया की है, इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री से, मतलब जो हमारा पुरातत्व विभाग के द्वारा जो हमें सर्वे मिले हैं या जो हमें जो बुक्स मिली हैं उसकी सहायता से, और जो वर्तमान में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कस्तूरी रंजन की रिकमेंडेशन से आई है, उसके अंदर क्या चेंज हुए। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं उस एजुकेशन सिस्टम की। तो शिक्षा, एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के अंदर सबसे पहला वर्ड है एजुकेशन। शिक्षा है क्या? शिक्षा का मतलब होता है सीखना। और शिक्षा एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें गर्भ से मिलने शुरू होती है और जब हम आखिरी समय पे होते हैं तब तक हमें मिलती रहती है। और गर्भ के अंदर शिक्षा किसने दी थी, ये बहुत सारे एग्जाम्पल, और सबसे मेन एग्जाम्पल आपने अभिमन्यु का सुना होगा। उसको चक्रव्यूह की जो तोड़ने की जो संरचना थी, वो उन्होंने जो सीख थी, वो सीख उन्होंने अपनी माता के गर्भ से ली थी। तो इसी प्रकार जो सीखना है, जो लर्निंग प्रोसेस है, वो शिक्षा का सबसे अहम रोल है। यही शिक्षा एक आदमी को, मतलब एक जानवर को, एक जानवर प्रवृत्ति को एक आदमी, एक मानुष के अंदर तब्दील कर देती है। तो एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ऐसे क्या बात थी उसके अंदर कि हम लोग सुपर पावर थे और इतनी लंबे समय तक सुपर पावर रहे इस दुनिया की। और वर्तमान में हमारी जो स्थिति है, हम लिस्ट डेवलप से अब डेवलपिंग कंट्री, हम मोस्ट ऑफ एक बार पिछले 50-100 साल अगर देखें तो जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था तो उस पर हमारी जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी, क्योंकि हमारा इतना नुकसान कर दिया था उन लोगों ने, हमारी जो अर्थव्यवस्था था उसको प्रभावित किया था। तो हम लिस्ट डेवलप में कन्वर्ट हो गए थे। बट वर्तमान में हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और जो लगातार बढ़ रही है। और इसी कंट्री को बढ़ाने में शिक्षा को जैसे भी हमने सुधार किया, 1947 के बाद जो भी शिक्षा के अंदर रिफॉर्म आए, उसके बाद हमारी जो शिक्षा की स्थिति है, वो शिक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बट वर्तमान की जो परिस्थिति है, वर्तमान का जो सिनेरियो है, उस हिसाब से क्या हमारी शिक्षा प्रणाली, क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम खरी उतरती है, इसी बात का जो आंसर है हम इन सीरीज के अंदर, इन वीडियो के अंदर देखेंगे। और वर्तमान में आज सभी लोगों के पास एक ही इशू है, ये इशू है कि वे भारत का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। तो क्या था भारत का जो एजुकेशन सिस्टम, कैसा था? मतलब इतिहास के अंदर हम लोगों ने पुरातत्व की जो सीरीज है, जब आप लोगों ने और भी कहीं वो जगह देखा होगा, क्या था इतिहास। हमारे इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि गुरुकुल प्रणाली, सबसे पहले स्कूल, किसी भी बच्चे का सबसे पहला स्कूल घर होता है। घर पे अपने माता पिता जो हमें सिखाते हैं, वहां से हमारी लर्निंग प्रोसेस, हमारा सीखना शुरू होता है। और उसी सीखने से हमारी प्रोसेस चलती रहती है। उसके बाद हम स्कूल जाते हैं और स्कूल के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और अंत समय तक हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी ऑफिसर लाइन में हम सिलेक्ट हो जाते हैं, वहां भी हम सीखते रहते हैं और अंत समय तक हम सीखते रहते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया की जो एंशिएंट इरा था, उसमें क्या था दोस्तों? उस इरा के अंदर गुरुकुल जो प्रणाली थी वो हमारी सबसे विकसित प्रणाली थी। मैकाले ने जब संसद के अंदर एक वार्तालाप हुआ, जब वार्ता उठी, तो मैकाले ने एक लेटर में बोला था कि हम इस देश की संस्कृति को समाप्त नहीं कर सकते, इनको हम दास्ता या गुलाम नहीं बना सकते। क्यों नहीं गुलाम बना सकते? क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके अंदर आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक सभी तरह का विकास है। और जो आदमी बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से समृद्ध होगा, वो आदमी कभी भी किसी का दास नहीं बन सकता।
तो एंशिएंट एरा जो था, एंशिएंट एरा के अंदर जो गुरुकुल प्रणाली थी वो क्या थी कि 10वीं तक 8 से 10 साल का जब बच्चा होता था तो उसको गुरु के पास छोड़ दिया जाता था, गुरुकुल के अंदर छोड़ दिया जाता था। और जब उसको गुरुकुल के अंदर छोड़ दिया जाता था, उस गुरुकुल के अंदर छोड़ दिया जाता था तो वहां पे वो गुरु के साथ उनके संग अध्ययन करता था और उस अध्ययन के अंदर वो बहुत सारी चीजें सीखता था। और बहुत सारे गुरुकुल ऐसे थे जो वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है उस पर खरे उतरते हैं। वो यहाँ से भी विकसित जो शिक्षा प्रणाली थी वो उस समय थी। अगर आप देखोगे एंशिएंट एरा के अंदर ही चाइनीज बहुत सारे स्कॉलर इंडिया के अंदर आए, अरब स्कॉलर आए और मध्य एशिया से भी बहुत सारे लोग थे जो हमारे यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए आए। तो दोस्तों शिक्षा अगर आप देखें तो शिक्षा मनुष्य के विकास की एक अभिव्यक्ति है। शिक्षा आपको बताती है कि क्या गलत है क्या ठीक है। शिक्षा ही आपको ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, किस समय पे क्या सही है और किस समय पे क्या गलत है। ये सब कुछ एक शिक्षित व्यक्ति ही, एक समझदार व्यक्ति ही समझ सकता है। शिक्षा का सबसे मेन काम है आदमी को जिज्ञासु बनाना। जिस आदमी के अंदर ज्यादा जिज्ञासाएं होगी वो आदमी उतना ही ज्यादा शिक्षित होगा। तो दोस्तों शिक्षा के अंदर जो सबसे पहली प्रणाली थी वो थी गुरुकुल प्रणाली। और इस गुरुकुल प्रणाली के अंदर यही कुछ सिखाया जाता था। बच्चों को क्वेश्चन रेज करने सिखाए जाते थे, बच्चों से पूछा जाता था, बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता था और वहाँ पे उनको छूट थी किसी भी विषय के अंदर परामर्श होने की। वहाँ पे गुरुकुल के अंदर गुरु और उसका कुल रहता था और अलग अलग जो गुरु थे उनके कुल रहते थे। तो वहाँ पे वर्तमान की जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्कूल को जो कॉलेज के जो यूनिवर्सिटीज को प्रोफेसर हैं वहाँ के उनके आप घर भी देखोगे। बट वो घर जैसे अब एक सरकारी दर उसके हिसाब से बनाए जाते, बट जो गुरुकुल व्यवस्था थी उसमें जो गुरु होता था, जो मेन गुरु होता था वही उस समय का कुलपति होता था, उस गुरुकुल का प्रधान होता था। और उस गुरुकुल का जो जीवन, उस गुरु का जो जीवन यापन था और वो जीवन यापन चलता कैसे था, उस समय वो गुरु उन शिष्यों से कभी पैसे नहीं लेता था। वो उसी समय उनसे गुरु दक्षिणा लेता था जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी। आज की तरह कोई फीस की व्यवस्था उस समय नहीं थी। और ये भी जो प्रणाली थी गुरु दक्षिणा की, ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस समय भी राजा और रंग सभी साथ बैठ के पढ़ते थे, कोई जात पात का कोई समस्याएं नहीं थी और इक्वल एजुकेशन की व्यवस्था उस समय थी। लड़कियां और लड़के एक साथ अध्ययन करते थे, वेद उपनिषद की बातें करते थे, चर्चाएं होती थी। और गुरु के साथ जब बच्चा रहता था तो वो गुरु एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते थे, आदमी के बच्चे के संपूर्ण विकास की बात करते थे। सभी को पता है कि बच्चे का जो 8 साल तक का जो उसका दिमाग वो सबसे ज्यादा विकसित होता है और उसके बाद जो विकास होने के बाद जो नींव रखी जाती थी गुरुकुल व्यवस्था के अंदर, उस नींव पे काम किया जाता था। और जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली की जो एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है, दोस्तों आप देखोगे कि our ancient education system involved on the period of focus on the holistic development। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट था जिसके अंदर आज बच्चे के संपूर्ण विकास के ऊपर ध्यान दिया जाता है। दिस सिस्टम यूज फोकस द मोरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल ट्रूथनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशन। अब क्या आप देखोगे उस टाइम ये सभी कुछ बताई जाती थी। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर उनका मानसिक विकास होता था, उनका आध्यात्मिक विकास होता था, उनका बौद्धिक विकास होता था। और इस प्रकार के विकास से जब वो बच्चे निकलते थे और जब वो बच्चे जिस भी फील्ड में जाते थे वहां उसके माहिर हो जाते थे। और इसीलिए जो हमारी पुरानी जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम थी वो बहुत विकसित थी। और आप देखोगे कि गुरुकुल से अलग मंदिर थे, उसके बाद जो विकास, उसके बाद जो अगला समय आया तो उसमें जो मंदिर बनाए गए, ये जो वर्तमान में जिन मंदिरों में हम पूजा करते थे वो कभी शिक्षा का एक ऐसा स्थल हुआ करते थे जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे बैठते थे और एक विद्वान, एक ब्राह्मण वहाँ पे उनको शिक्षित करता था, उनको बताता था कि क्या सही है और क्या गलत है, विज्ञान क्या है और ये जो सभ्यताएं ही कैसे विकसित हुई। ये सारी वार्तालाप जो थी, जो हमारी आध्यात्मिक बातें थी वो उस समय बात की जाती थी। और जो नॉर्मल
जनसाधारण की जो बात, जो फर्ज थे, जो कर्तव्य थे, उनके बारे में लोगों को अवगत कराया जाता था और लोग इस प्रकार से अपना बौद्धिक विकास करते थे। दोस्तों उस समय और क्या टारगेट किया जाता था? वेदास के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था। वेदास, जिसको हम सुनते हैं कि वेदास क्या थे, वेदास हमारी संस्कृति का मूल आधार माना जाता है। ये बताया जाता है कि इनके अंदर विज्ञान का आधार है, इनके अंदर मोरल शिक्षा है, इनके अंदर ऐसी ऋचाएं हैं जो आदमी के संपूर्ण विकास में लाभदायक होती है। वर्तमान की जो बहुत सारी साइंस है उसको वेदांत के साथ जोड़ के बहुत सारे जो विद्वान है वो बताते हैं कि ये कुछ आज जो वर्तमान की जो साइंस है इसका बहुत सारा जिक्र वेदास के अंदर किया जाता है। अगर आज ये जो इनके साथ जोड़ के बता सकते हैं तो उस समय के जो गुरु थे, जैसे आर्यभट्ट थे या फिर चाणक्य जैसे थे, तो गुरु उद्धव जैसे थे और जो चरक जैसे जो विद्वान थे, उन लोगों ने भी वेदांत को बहुत ही प्रमोट किया। जैसे आर्य समाज जिन्होंने, जिसमें स्वामी ऋषि दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने वेदांत को बहुत ऊपर तक लेके गए और उनका उसके पीछे कारण यही था, वो भी यही बोलते थे कि जो वेद है वो मानव की वाणी न होकर ईश्वर की वाणी है और इस ईश्वर की वाणी में एक संपूर्ण ज्ञान है। दोस्तों ये मैं किसी स्पेसिफिक धर्म को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं एक एजुकेशन सिस्टम को बता रहा हूँ, उस एजुकेशन सिस्टम को जिसके अंदर हम लोगों ने एक सीख ली, हमारे पूर्वजों ने जहाँ से सीखना शुरू किया है। और उसके बाद उपनिषद आए। उपनिषदों के अंदर क्या बात थी कि गुरु और शिष्य जो बात करते थे और जो तीसरा आदमी उनसे सुनता था, जो ज्ञान लेता था, जो वार्तालाप से ज्ञान लेता था, उसी ज्ञान को हम लोगों ने कुछ पुस्तकों के अंदर डाला, उसको उपनिषद बोला गया। उन उपनिषदों को आगे फिर पढ़ा और लोगों ने आगे फिर जाना। दोस्तों उसके बाद जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ थे उनके अंदर बताया गया, उनके अंदर जो कुछ सूत्र थे उन सूत्र बताए गए, उन सूत्रों के द्वारा लोगों को शिक्षित किया गया। दोस्तों उसके बाद जो गुरुकुल व्यवस्था थी, गुरुकुल व्यवस्था के बाद यूनिवर्सिटीज आई। वो यूनिवर्सिटीज आपने सुना होगा, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे देश में हुए हैं। और इन विश्वविद्यालयों के अंदर दुनिया के इतने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जैसे आज ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय की बड़ी मांग है, तो उस टाइम तक्षशिला जैसे जो विश्वविद्यालय थे, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, जिन्होंने 700 हजार साल 1500 साल तक, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय ने 700 साल तक एक छत्र राज किया। वहाँ पे जो विद्वान थे, जो उपासक थे, वो इतने बड़े दर्जे के थे कि जिन्होंने विश्व में जाके अपनी ख्याति लोगों को मनवाई। तो इस तरह की जो वैदिक, इस तरह की जो हमारी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था, उस तरह का एजुकेशन सिस्टम की वर्तमान में भी बहुत डिमांड है। दोस्तों जो हमारी एजुकेशन प्रणाली है, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोलते हैं, जो लेटेस्ट की वर्तमान में जो एजुकेशन प्रणाली, जो एंशिएंट एजुकेशन प्रणाली है, उससे बहुत कुछ मैच करती है, जिसके कारण इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। दोस्तों उससे अलग आपको पता है कि गुरुकुल, मैंने जब आपको बताया कि गुरुकुल एक ऐसी संस्था थी जहाँ पे गुरु और शिष्य पढ़ते थे, उसके बाद कुछ और संस्थाएं भी थी जो हमारी शिक्षा प्रणाली का आधार थे, जिसके अंदर परिषद थी और तपस्थली थी। परिषद कौन सी थी? परिषद के अंदर जैसे वर्तमान में जो परिषदें होती हैं, उन परिषदों की तरह यहाँ पे विशेषज्ञ होते थे, स्पेशलिस्ट होते थे। जैसे वर्तमान में जो जैसे कि डिबेट डिस्कशन के या जो सेमिनार होते हैं, वैसी तरह की एक परिषदें होती थी जहाँ पे विषयों के या जो भारत के दूर दूर तक के जो विद्वान थे वो एक जगह इकट्ठे होते थे और वो इकट्ठे होके ज्ञान की चर्चा करते थे और वो ज्ञान लोगों के अंदर विकसित होता था। तो आपने सुना होगा हर्ष के बारे में, हर्ष, और आपने सुना होगा बौद्ध धर्म की जो परिषद थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और जैन धर्म की जो परिषद थी, वो परिषदें वही थी जहाँ पे अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलाया जाता था और राजा की उपस्थिति में वो ज्ञान लोगों को देते थे और राजा को वो ज्ञान दिया जाता था। इस तरह की जो परिषद व्यवस्था थी, गुरुकुल व्यवस्था थी, परिषद व्यवस्था थी, और एक व्यवस्था थी तपस्थली। ये व्यवस्था सारे के सारे ज्ञान को प्रसारित करने के लिए थी। तो तपस्थली कौन सी थी? दोस्तों जहाँ पे बड़े बड़े सम्मेलन होते थे, सभाएं होती थी और प्रवचन होते थे। तो नैमिषारण्य आपने सुना होगा, यूपी के अंदर नैमिषारण्य में बताते हैं कि 66,000 से ज्यादा ऋषियों ने
वहां पे बैठ के तप किया था और लोगों को ज्ञान दिया था, और उसी ज्ञान से हमारी जो शिक्षा का विस्तार हुआ था। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम था, इस तरह का एजुकेशन सिस्टम हमारा एंशिएंट इरा के अंदर जो हुआ। और बट एंशिएंट इरा में भी जब हम जैसे जैसे आगे आए तो यूनिवर्सिटीज के कॉन्सेप्ट आए। तो उस यूनिवर्सिटीज के जो कॉन्सेप्ट थे उसमें जो मेन दो यूनिवर्सिटीज थी जिसके अंदर तक्षशिला और नालंदा थी, तो उन तक्षशिला और नालंदा के बारे में आज थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी कौन थी दोस्तों? ये जो आप फोटो देख रहे हो ये 1950s 1915 की एक गुरुकुल की फोटो है। आप देखो कि ये उस समय का टाइम है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, और आप देखोगे कि कैसी व्यवस्था थी, कैसी व्यवस्थाएं थी जहाँ पे गुरु और शिष्य एक साथ अध्ययन करते थे। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर ये यहाँ इनके हॉस्टल थे, यहाँ पे इनके रहने के स्थान थे। तो एक व्यवस्थित व्यवस्था गुरुकुल प्रणाली के अंदर थी, और उसी गुरुकुल प्रणाली को वर्तमान में भी जैसे डीएवी जैसी संस्थाएं हैं वो लगातार उस पर काम कर रही हैं। और ये भी वर्तमान की जो गुरुकुल प्रणाली है उसमें इंग्लिश और साइंस जैसे विषयों को भी पढ़ाया जाने लग गया। बट जो एंशिएंट एरा थे उसके अंदर भी जो शिक्षा की जो जैसे रक्षा शास्त्र और जो राजनीतिक शास्त्र है, मेडिसिन के अंदर बारे में भी बहुत ज्यादा शिक्षा दी जाती थी, लोगों को, स्टूडेंट को शिक्षित किया जाता था। तो वर्तमान जो बीच में एक गैप था उसके अंदर गुरुकुल प्रणाली के अंदर भी कुछ चेंज हुए। बट जो वर्तमान की एजुकेशन प्रणाली है, जो गुरुकुल शिक्षा है, उस गुरुकुल शिक्षा में दोबारा से जो एंशिएंट एरा जहां से गुरुकुल प्रणाली शुरू हुई थी, जिस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, वर्तमान के गुरुकुल के अंदर भी दोबारा से वही शिक्षाएं दी जाने लगी है। दोस्तों तक्षशिला, आपको पता है कि तक्षशिला बड़ी फेमस रही है। आपने कभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा होगा, या चंद्रगुप्त मौर्य की एक मूवी भी आई है। तो भारत के वीर सपूत से एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, न्यूज चैनल था वो। न्यूज चैनल तो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, बट आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको यूट्यूब पे वो सब कुछ मिल जाएगा। तो तक्षशिला, उसके बारे में भी आप वैसे भी पढ़ सकते हो। बट तक्षशिला के अंदर एक सबसे फेमस पर्सनैलिटी रही जिसका नाम हर एक ने आपने सुना होगा, चाणक्य। वो चाणक्य जिसकी आज राजनीतिक शास्त्र की जो बुक है, चाणक्य नीति है, वो हर एक राजनीतिक की टेबल पे आपको मिल जाएगी। और नॉर्मल जो व्यक्ति है, जो साधारण व्यक्ति भी है, उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो नियम कानून और जो व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है वो आज भी तार्किक रूप से परिपूर्ण होती नजर आती है। दोस्तों तक्षशिला कहाँ पे थी? आज जो वेस्टर्न पाकिस्तान है, जो अफगानिस्तान के पास का जो एरिया है, वहां पे तक्षशिला की सिचुएटेड थी। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता ही लग गया कि इसकी इम्पोर्टेंस, चाणक्य जैसे जो ऋषि थे, वहां पे जो प्रोफेसर थे, वो वहां पे शिक्षण का कार्य करते थे। उस चाणक्य वही थे जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, उस समय की जो व्यवस्थाएं थी उनके बारे में लिखा था। और ये चाणक्य ही है जिन्होंने धनानंद जैसे एक राजा का संपूर्ण विनाश करके एक यूनिटी, एक जो वर्तमान में आज यूनाइटेड इंडिया की बात करते हैं, ये यूनाइटेड इंडिया का कॉन्सेप्ट इन्हीं का देन थी। इन्हीं ने पूरे भारत को एक साथ जोड़ के एक छत्र राज, इनके उसमें मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और उसके बाद जैसे जैसे आए तो अशोका ने भी जो राज किया था, उस राज में भी कहीं न कहीं चाणक्य की अहम रोल था। दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको जब अंग्रेजों का राज्य था, जब अंग्रेजों का राजकाल था, तो उस टाइम इसको दोबारा खोजा गया। दोस्तों तक्षशिला की क्या खास बात थी? तक्षशिला के अंदर स्टूडेंट फॉर फ्री टू हैव चॉइस सिलेक्टिंग एनी सब्जेक्ट। दोस्तों इस जो तक्षशिला की एजुकेशन जो प्रणाली थी, उस एजुकेशन प्रणाली के अंदर फ्री एजुकेशन मतलब फ्री चॉइस थी, जो जैसे कि वर्तमान की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बताई गई है। उसमें कोई भी जाके किसी भी विषय पे अपना अध्ययन कर सकता था और उस विषय के अंदर वो प्रागंत हो सकता था। तक्षशिला स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ मेडिसिन। मैंने बताया कि उस टाइम भी मेडिसिन जो
शिक्षा थी, मतलब जो औषधि शिक्षा थी, औषधि ज्ञान था, उस पर बहुत सारा काम हुआ था। और जो आयुर्वेद थी, आयुर्वेद उस समय आधार हुआ करता था, आयुर्वेद को ही पढ़ाया जाता था। उससे अलग जो बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनका हमें वर्तमान में जिनकी रिसर्च नहीं हो सकी है या जिनका अध्ययन अभी तक नहीं हो सका है, उस तरह की जो मेडिकल साइंस से जो रिलेटेड पुस्तकें थी वो पढ़ाई जाती थी। उसके बाद कौटिल्य, मैं आपको कौटिल्य के बारे में बता ही चुका हूँ। और पाणिनि, अगर आप संस्कृत पढ़ चुके हो तो पाणिनि का नाम सुने होंगे कि पाणिनि एक ऐसे विद्वान थे जो अनपढ़ आदमियों को भी संस्कृत के अंदर पारंगत बना देते थे, उनको एक बुद्धिमान बना देते थे। और पाणिनि ने जो व्याकरण लिखी है, उस व्याकरण के अंदर उन्होंने संस्कृत के श्लोकों को, संस्कृत की जो भाषा है उसको ऐसे तरीके से, इतनी सहजता से बताया गया था, उसको इतनी सहजता से समझाया गया था कि कोई भी आदमी उस पुस्तक को पढ़ के, उस पुस्तक को सुन के, उस विषय के अंदर, संस्कृत के अंदर अपने आप को सिद्ध कर सकता था, अपने आप को आगे लेके जा सकता था। दोस्तों 1980 यूनेस्को ने इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर के अनुसार इसको नामांकित कर दिया था। और दोस्तों उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हम आगे चलेंगे मिडिवल पीरियड के अंदर। और मिडिवल पीरियड से पहले एक नालंदा जो विश्वविद्यालय थी उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। ये है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटीज को भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो नालंदा यूनिवर्सिटीज कहाँ थी? नालंदा यूनिवर्सिटीज की जो स्थिति थी वो बिहार के अंदर थी। पर 1192 में, जो 1191 और 92 की जो टाइम था, उस टाइम जो उस टाइम का जो समय था, उस समय में मुस्लिम शासकों के, जो मुस्लिम सेनापति थे, उन्होंने उसको जला दिया, उसको तहस नहस कर दिया। क्योंकि अगर किसी देश को जीतना है, किसी देश पे विजय प्राप्त करनी है, तो उस देश के विजय प्राप्ति में सबसे पहले अगर आपको करना है तो वहाँ के आपको साहित्य को नष्ट करना होगा। क्योंकि अगर साहित्य को आप नष्ट कर दोगे तभी उन लोगों का ब्रेन वॉश किया जा सकता है, और उसी ब्रेन वॉश के बाद आप वहाँ पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो नालंदा जो वर्ल्ड की फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग देखोगे कि मेडिसिन, लॉजिक, मैथमेटिक्स और बुद्धिस्ट जो प्रिंसिपल थी, बुद्धिज्म की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज ये मानी जाती है। और यहाँ पे हाओयान और जो फाइयान जैसे जो विद्वान थे, उन विद्वानों ने आके शिक्षा ग्रहण की, और यहाँ से वो हजारों लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किताबों को अपने साथ लेके गए, ग्रंथों को साथ लेके गए, और वहाँ पे चाइना में या जापान, चाइना में जाके उनको अपनी चाइनीज के अंदर परिवर्तित किया। और वर्तमान में जो चाइनीज साहित्य है, उस साहित्य के अंदर बहुत सारी हीलिंग एजुकेशन है, जिसके अंदर मेडिकल एजुकेशन, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी तरह की जो शिक्षा प्रणाली है, वो शिक्षा प्रणाली वो वहां से कहीं न कहीं सीखते हैं। दोस्तों जो आर्यभट्ट आपने सुना होगा, आर्यभट्ट जिसके नाम पर सबसे पहले 1975 के अंदर भारत में सबसे पहला अंतरिक्ष यान, मतलब सबसे पहला उपग्रह छोड़ा गया, वो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। और 1190 मैंने आपको बताया, मैं 1190 एरा था, ये एंशिएंट एरा था। बट जो मिडिवल एरा था, मिडिवल एरा के अंदर क्या हुआ, मिडिवल एरा के अंदर जब मुस्लिम शासक आए तो मुस्लिम शासकों ने इस सारी प्रणाली को नष्ट किया, और उन्होंने अपने साथ ही साथ दो और प्रणाली विकसित की। और वो कौन सी थी, जो वर्तमान में भी बड़ा महत्व रखती हैं, और वो थी मक्तबा और मदरसा। ये मक्तबा और मदरसा क्या है, ये आज भी मदरसे आज भी यूपी के अंदर और इंडिया के बहुत सारे शहरों के अंदर आज भी पाए जाते हैं। मक्तबा कौन से थे, मक्तबा वो जगह थी जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी। प्राइमरी एजुकेशन मतलब जो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उनको शिक्षित किया जाता था, और वो शिक्षा धर्म की शिक्षा थी। और धर्म की शिक्षा के साथ ही साथ उनको सामाजिक शिक्षा दी जाती थी, उनको आर्थिक शिक्षा दी जाती थी, उनको स्किल दिए जाते थे। ये जो बातें थी ये मक्तबा के अंदर सिखाई जाती थी। और ये जो
क्या होती है, मस्जिद के पास ही ये मकतबा बनाए जाते थे। और मकतबा में जब बच्चा शिक्षित हो जाता था तो उसके बाद वो मदरसे के अंदर चला जाता था, और मदरसे के अंदर जो उसको शिक्षा दी जाती थी, जो उसको एजुकेशन सिस्टम था, वो उसी तरह का सिस्टम था जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर था, या जो आज एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं वर्तमान में, ऐसा ही जो एजुकेशन सिस्टम था वो मदरसा के अंदर था। और कर्नाटका के बीदर के अंदर एक ऐसा मदरसा था जो विश्व प्रसिद्ध था, जहाँ पे मैथ और उर्दू और साहित्य के साथ साथ अनेक प्रकार की शिक्षाएं उस समय दी जाती थी। दोस्तों ये मिडिवल इरा के अंदर था। मिडिवल इरा के अंदर भी कुछ यूनिवर्सिटीज हुई, वहाँ भी कुछ उस समय भी कुछ विद्वानों ने, मुस्लिम विद्वानों ने उर्दू के अंदर साहित्य लिखा, और वो साहित्य अलग अलग समय पे अलग अलग मुस्लिम शासकों ने उसको कहीं न कहीं सुरक्षित रखा, और जो भारतीय इतिहास था उसको हमारे लिए सुरक्षित रखा, और उन विद्वानों को अलग अलग तरह से सहायता दी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना। धन्यवाद।